जहां एक तरफ यूरोप में मच गया है हाहाकार और इस हाहाकार में यूरोप बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और यूरोप के लिए भारत के अलावे कोई और नहीं बच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ F-17 की पूरी फ्लीट हो गई है तबाह। और ये खबर भारत के लिए बहुत अच्छी है कि भारत के लिए पूरा का पूरा रास्ता खुल गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप के साथ ऐसा है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। यूरोप उसी हिसाब से काम कर रहा है। अमेरिका की नीतियों पर चलकर अपने लिए सबसे बड़ा संकट बुला तो रहा ही है, दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा संकट बुला रहा है। पर दुनिया तक बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा यूरोप में ही हाहाकार मच चुका है। स्थिति ये हो गई है कि एक अफरा तफरी सा मच गया है। जितने आर्थिक संस्थान हैं यूरोप के, यूरोप का सेंट्रल बैंक हो या यूरोप की संस्थाएं हो, सब लगातार इमरजेंसी बैठक कर रही हैं और कोई उपाय नहीं निकल रहा है। वैसे यूरोप ने ये सब कुछ जो बुलाया है, ये पूरा संकट यूरोप ने खुद ही बुलाया है। यूरोप के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस वक्त लगे हुए हैं हिसाब किताब करने में। बड़े बड़े थिंक टैंक मिलकर प्लान बना रहे हैं कि कैसे बचा जाए इस संकट से, कैसे अपनी जनता को बचाया जाए। वैसे इन सब की शुरुआत इन देशों ने खुद ही की है। अमेरिका ने कह दिया रूस यूक्रेन की युद्ध में शामिल हो जाओ, ये शामिल हो गए। यूक्रेन को हथियार देने लगे। अब हथियार देने का ये आलम रहा है कि यूरोप के कई देशों के अपने हथियारों के जखीरे खत्म हो चुके हैं और इतना ही नहीं, कई देशों ने मिलियन बिलियन डॉलर मदद भी दी। अब वो ऐसी स्थिति में है कि उनकी खुद की नींद उड़ी हुई है। यूरोप जोन में हो ये रहा है कि एक तो महंगाई बेलगाम तरीके से अचानक से बढ़नी शुरू हो चुकी है। महंगाई दर इस वक्त 8% से भी ज्यादा है, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक चाह रही है कि महंगाई को 2% तक रखा जाए। अब आप समझ लीजिए कि गैप कितना ज्यादा है। फैसला अब यूरोप के सेंट्रल बैंक लेने लगे हैं कि ब्याज बढ़ाएंगे, लेकिन इससे और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। ब्याज बढ़ाएंगे तो बोझ तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। लड़ रही हैं सरकारें, लेकिन पूरा का पूरा यूरोप जोन मंदी की तरफ जा रहा है और भुगतना पड़ेगा जनता को। और आपको बता दें, जो इस वक्त अर्थशास्त्रियों की मीटिंग हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो मंदी आ रही है ना, ये मंदी बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? अभी तो मात्र 100 दिन ही हुए हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के, तो फिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे शुरू हो गया? तो आपको बता दें, जो अर्थशास्त्री, जो एक्सपर्ट हैं यूरोप के, अब वही बात बोल रहे हैं जो बात भारत कह रहा था। दरअसल अब ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का भाव यूक्रेन युद्ध के बाद चढ़ रहा है। पहले भी ये चढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब अभी युद्ध शुरू हो चुका है और ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऊर्जा के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, यानी कि पेट्रोल, गैस, इन पर जो महंगाई थी वो 39% बढ़ चुकी है। अगर ये ऊर्जा संसाधन ही बढ़ गए हैं तो फिर कहीं ले जाना, ले आना सब कुछ बढ़ गया है। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि महंगाई के कारण कारखानों की लागत बढ़ रही है और आम घरों में मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं कि उनका वेतन उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपनी जीडीपी का 1 से 2% पैसे निकाल कर खर्च करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ऊर्जा का संकट बना रहेगा तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। अब जरा सोचिए, यूरोप ने अभी तो फैसला अब पूरी तरीके से अमल भी नहीं किया है कि इस साल के अंत तक वो रूस से खरीदना बंद कर देंगे ऊर्जा को। परिस्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है। ऐसे में यूरोप को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भारत ने इतने ज्यादा दबाव के बाद भी पेट्रोल डीजल को खरीदना बंद क्यों नहीं किया है। भारत को अपनी स्टेबिलिटी अपनी पड़ी हुई है। यही वजह है कि भारत किसी देश के बहकावे में नहीं आ रहा है, जबकि यूरोप आ रहा है, जिसमें यूरोप के ऊपर मंडरा रही है मंदी का बहुत बड़ा खतरा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं ऐसा लगता है जैसे भारत के लिए रास्ते
खुद ब खुद बनकर निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये रास्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने धोखेबाजियां करनी शुरू की है और ये धोखेबाजी का असर देखने को मिल रहा है। हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया था कि अर्जेंटीना में JF-17 और तेजस ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, जहां अर्जेंटीना ने चीन के साथ मिलकर इसका मुआयना भी किया। चीन जाकर इनकी टीम ने JF-17 को बहुत अच्छे से देखा, तो वहीं भारत में भी ये आए और HAL के साथ मिलकर इन्होंने देखा। और अभी तक अर्जेंटीना ने फाइनल नहीं किया है कि तेजस को ले या फिर JF-17 को ले। वैसे आपको बता दें, तेजस फीचर्स के मामले में, सारी चीजों के मामले में कई गुना आगे है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जब तेजस को खरीदना चाहते हैं तो वो एक बार JF-17 को जरूर देखते हैं। JF-17 को आगे कर देता है पाकिस्तान और चीन। हालांकि अब तक कहीं भी JF-17 को उस तरीके से सफलता नहीं मिली है जब से तेजस साथ में है। पर इससे पहले JF-17 कई जगह पर बेचे गए हैं, कई देशों में बेचे गए हैं, क्योंकि ये एक सस्ता था तो आसानी से देश इसे खरीद सकते थे। अफ्रीकी देश हो या फिर पाकिस्तान खुद क्यों ना हो या फिर म्यांमार ही क्यों ना हो, इन्होंने खरीदा था JF-17 को। पर JF-17 की जो अब हालत बिल्कुल सबूत के साथ निकल कर सामने आ रही है, वो दिखला रही है कि JF-17 अब मार्केट से बाहर हो चुका है। आपको बता दें, JF-17 की बड़ी संख्या पाकिस्तान ने बेची थी म्यांमार को और म्यांमार के एयरफोर्स ने 16 JF-17 खरीदा था। अब हो ये रहा है कि एक तो इन JF-17 से इंजन से धुआं निकल रहा है, कई ऐसे छोटे मोटे स्पेयर्स पार्ट हैं जो नहीं मिल रहे हैं, कई तरीके के टेक्निकल इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से म्यांमार को ये निर्णय लेना पड़ा कि 16 की 16 JF-17 फाइटर जेट्स को ग्राउंडेड कर दो। अब आप जरा सोचो, एक अगर में खराबी होती तो एक को ग्राउंडेड कर देते। ये खराबी उनकी पूरी की पूरी सीरीज में मिल रही है। यही वजह है कि म्यांमार ने JF-17 को एक तो ग्राउंडेड कर दिया, ऊपर से पाकिस्तान को कांटेक्ट किया और कहा कि आप इसका रिपेयर करो, इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करो। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो रूस के लगाए गए हैं, ये भी है, और इंजन जो है वो भी चीन के हैं तो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने रूसी सप्लायर एजेंसी पे लगा दिया है प्रतिबंध, अब ये ठीक होने से तो रहे। अब जरा सोचिए कि ये भारत के लिए फायदे की बात कितनी है। एक तो जो JF-17 म्यांमार का है ये बैठ गया तो दिखला रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 के बारे में जो खबर आती है कि 70% ये ग्राउंडेड है, बिल्कुल सही है। और ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से अगर बचे खुचे JF-17 होंगे भी तो ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।